हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। और इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो पहले टेक्स्ट बुक से देखें। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। आप बता सकते हो कोई भी चीज़ देख के कि वो अलाइव है या नहीं है। कैसे हमें पता चलेगा कि वो अलाइव है कि नहीं है? हम देखेंगे मूवमेंट हो रहा है कि नहीं है, ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा। इससे आप जज कर सकते हो कि वो अलाइव है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या ये सेटिस्फैक्ट्री है हमें जज करने के लिए कि पर्सन या जो भी एनिमल है या प्लांट है वो अलाइव है कि नहीं है? तो ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आगे देखते हैं। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ च्यूइंग कड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन अ स्ट्रीट, तो कन्फर्म है कि दे आर लिविंग थिंग्स। ठीक है। वॉट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर अस्लीप। अगर वो सो रहे हैं तो क्या बताओगे आप? क्या बता सकते हो कि वो अलाइव है या नहीं है? तो अभी हम बता सकते हैं कि वो ब्रीथ कर रहे हैं तो वो अलाइव होंगे। We would still think that they are alive, but how did we know that? We see them breathing and we know that they are alive. तो हम ये बोलेंगे कि वो ब्रीथ कर रहे हैं इसलिए वो अलाइव है। ठीक है। What about plants? तो प्लांट्स को हम क्या ब्रीथ करते हुए देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं प्लांट्स को ब्रीथ करते हुए? नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो अलाइव है? How do we know that they are alive? We see them green, all of us will say, but what about plants that have leaves of color other than green? अगर ग्रीन कलर है तो हमने बोला कि वो अलाइव है क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ग्रीन नहीं है तो कैसे बताओगे कि वो अलाइव है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे कि वो दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। जिसमें ग्रोथ हो रही है वो अलाइव, ब्रीदिंग कर रहे हैं तो अलाइव, ग्रोथ हो रही है तो अलाइव। इन अदर वर्ड्स, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, ईदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। तो कोई चीज़ अलाइव है, कोई थिंग अलाइव है या नहीं, तो उसके लिए हमने क्या माना कि कुछ मूवमेंट होना चाहिए, या ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है या नहीं है। लेकिन अब ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि दूसरा मूवमेंट तो आप बोलोगे और किसी में भी हो सकता है। मूवमेंट तो फैन में भी हो रहा है, लेकिन मूवमेंट हो रहा है लेकिन कोई एक्सटर्नल सोर्स की वजह से हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें मूवमेंट कैसे होगा? अपने आप नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सोर्स होगा जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है। तो लिविंग थिंग्स में मूवमेंट खुद अपने आप वो मूव कर सकता है। लिविंग थिंग खुद से मूव कर सकता है, लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग है तो उसको कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए मूव करने के लिए। तो ये पॉइंट मैंने लिखा है, लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। उनको कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए तभी वो मूव होगा। नॉन लिविंग थिंग कुछ भी अगर आप ले लें तो तभी मूव करेगा जब आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स दिया, एक्सटर्नल सप्लाई दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, देन ओनली नॉन लिविंग थिंग विल मूव। आगे देखते हैं। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। तो प्लांट में आपको दिख रहा है कि वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, प्लांट एनिमल्स ब्रीथ कर रहे हैं लेकिन विजिबल मूवमेंट नहीं है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। ठीक है, तो हम सिर्फ ये बोलें कि विजिबल मूवमेंट है इसलिए वो लिविंग है, तो ये इनफ नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या क्या होना चाहिए? लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, खुद से मूव कर सकते हैं। दे नीड फूड, एयर एंड वाटर। ग्रो करने के लिए उनको फूड चाहिए, ब्रीथ करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए उनको एयर चाहिए, सर्वाइवल के लिए वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, दे कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। आसपास अगर कुछ चेंजेस हैं तो रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक प्लांट को हमने विंडो के पास रख दिया जहाँ से सनलाइट अच्छे से आती है, तो क्या होगा? प्लांट पार्ट्स अपने आप कुछ दिनों में आप देखोगे प्लांट पार्ट्स अपने आप वो बेंड हो जाएंगे टूवर्ड सनलाइट, मतलब वो सेंसिटिव होते हैं। दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। ठीक है, तो दे कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। या फिर हम अपना एग्जांपल ले लें। हमारी आइज़ में जो प्यूपिल होता है, जो हमारी आइज़ में ये जो बीच में है, बिल्कुल बीच में ये प्यूपिल है और यहाँ पे आइरिस होता है। तो आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। अगर आप डार्क लाइट में हो, अगर आप अंधेरे में हो, डार्क लाइट मतलब डार्क में हो, अगर अंधेरे में हो तो प्यूपिल एक्सपैंड हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपकी आइज़ में एंटर हो। और अगर आप बहुत ब्राइट स्पेस में हो, ब्राइट एरिया में हो जहाँ बहुत उजाला है, आप सनलाइट में हो, तो क्या होगा? प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ताकि ज़्यादा लाइट एंटर ना हो और आपकी आइज़ डैमेज ना हो। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस हुआ। स्टिमुलस हुआ लाइट और आपकी बॉडी ने रेस्पॉन्ड किया। तो यही हमने बोला है कि दे कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम।
ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। नेक्स्ट है दे कैन रेस्पायर, रेस्पिरेशन, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन होगा, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, लेकिन रेस्पिरेशन होगा। इसके बाद वो एक्सक्रीट करेंगे, अगर उन्होंने फूड कंज्यूम किया है तो कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा, वो वेस्ट प्रोड्यूस होगा, वो एक्सक्रीट करना होगा, एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। अगर वो एक्सक्रीट नहीं किया तो पॉइजन सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होने लगेंगे बॉडी में और उससे डेथ भी हो सकती है। रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन प्रोड्यूस देयर यंग वंस। ठीक है, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स हो गया। आगे देखते हैं बुक से नेक्स्ट पैरा। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू नेकेड आई। अगर स्मॉल स्केल मूवमेंट्स हैं तो दे आर इनविजिबल टू नेकेड आई, आप नहीं देख पाएंगे। जैसे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सब में मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी बॉडी में भी मॉलिक्यूल्स हैं, मैटर कुछ भी है, कोई भी मैटर है तो उसके पास मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कैरेक्टरिस्टिक है, क्राइटेरिया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इज दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। वैसे सही बात तो यह है कि मॉलिकुलर मूवमेंट तो सब में होता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। लिविंग में तो होगा ही डेफिनेटली मॉलिकुलर मूवमेंट, नॉन लिविंग में नॉन लिविंग मैटर, जैसे मेरा मार्कर, ये क्या है, सॉलिड। सॉलिड में भी तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, सॉलिड में भी तो पार्टिकल्स में मोशन होता है, वैसे इसमें बहुत कम होगा। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स में मोशन ज़्यादा होगा और गैस में कंपैरेटिवली और ज़्यादा होगा, तो मॉलिकुलर मूवमेंट तो उसमें भी हो रहा है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो वो हमने यहाँ पे दे दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, मॉलिकुलर मूवमेंट सब में होगा, गैस में तो ज़्यादा होता है, गैस के पार्टिकल्स में मॉलिकुलर मूवमेंट ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं। In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. Viruses पढ़ा है, they are on the border line of living and non-living. Viruses are on the border line of living and non-living. वैसे वो नॉन लिविंग होते हैं, when they get the body of host तब वो लिविंग हो जाते हैं। वो हमारे सेल यूज़ करते हैं, हमारी मशीनरी यूज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो उनमें तो मॉलिकुलर मूवमेंट है ही नहीं, अगर वो बाहर है तो। जब तक वो किसी सेल के अंदर एंटर नहीं हुए तब तक वो नॉन लिविंग जैसे ही हो गए। एंड दैट इज पार्टली वाई देयर इज कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। ठीक है, तो वैसे वो हम बोलेंगे वैसे वो अलाइव नहीं है अगर वो बाहर है तो, लेकिन जब उनको होस्ट की बॉडी मिल गई, होस्ट का सेल मिल गया तो अलाइव है। तो कॉन्ट्रोवर्सी। Why are molecular movements needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues. Living organisms कैसे बनते हैं? सेल से। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल से बनता है टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बनेगा ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यही दिया। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, दे कैन हैव टिश्यूज, टिश्यूज हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन। सेल में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है पूरा 9th क्लास में आपने, सेल ऑर्गेनलीज होती हैं अलग अलग तरह की, सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये सब पढ़ा हुआ है आपने। Because of the effects of environment, this organized, ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. ये जो organized, ordered nature of living structure है, ये break down हो सकता है, और अगर break down हुआ, if order breaks down, then the organism will no longer be alive. ठीक है, अगर ये जो system है, ये जो order है, ये break down हो गया तो organism will no longer be alive. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around them. तो molecules में हमेशा movement होता रहना चाहिए और हमेशा body में maintenance process होता रहना चाहिए। ठीक है, तो life processes पे अब हम आते हैं टॉपिक पे। life processes क्या है? The basic functions performed by living organisms to maintain their life are called life processes. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये 4 टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक अपने आप में दूसरा चैप्टर है जिसमें ग्रोथ मूवमेंट भी आएगा, और रिप्रोडक्शन एक अलग चैप्टर है। ठीक है, तो हम आज नहीं, हम इस चैप्टर में टोटल 4 तरह के लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो अब हम चालू करते हैं बुक से। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? डेफिनेशन लिख ली, चलो बुक से। द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। मेंटेनेंस प्रोसेस, मेंटेनेंस फंक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे टाइम चलते रहते हैं। जब हम सो रहे हैं तब, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तब, जब हम काम कर रहे हैं तब, जब हम भाग रहे हैं तब, हमेशा मेंटेनेंस प्रोसेसेस चलते रहेंगे।
इवन इफ वी आर जस्ट asleep, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन. नेक्स्ट पेज पे आ गए हम. द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, मेंटेनेंस जॉब के साथ में सब चलेगा. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन सब चल रहा है. ग्रोथ, मूवमेंट सब कुछ चल रहा है. ठीक है. अब नेक्स्ट बुक में जो नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पैरा है उसमें न्यूट्रिशन के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे न्यूट्रिशन के बारे में. सिंस दी देखो ये जो इस लेक्चर में हम पूरा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें चारों प्रोसेसेस के बारे में ब्रीफ में बताया हुआ है. फिर एक एक करके डिटेल में लेंगे. न्यूट्रिशन. सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर दैट. हमने बोला कि मेंटेनेंस प्रोसेस है तो कुछ ब्रेक डाउन होगा. ठीक है, तो रिपेयर भी करना होगा तो उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी एनर्जी? हाँ, फ्रॉम द फूड वी जो हम खाएंगे उससे हमें एनर्जी मिलेगी. न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, ठीक है, तो हम उससे एनर्जी मिलेगी. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. सो अब फूड हमें बाहर से लेना है तो कुछ हमारी बॉडी में कुछ तरीका होना चाहिए जिससे फूड अंदर जाए. ठीक है, कुछ होना चाहिए जिससे फूड अंदर जाएगा. So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of organism which we call food to the inside, a process we commonly call nutrition. ठीक है, तो हमें बाहर आउटसाइड से हमें फूड अंदर लेना है एंड दिस प्रोसेस इज न्यूट्रिशन. आगे दिया है द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो. बॉडी साइज अगर ग्रो होनी है तो क्या होगा? एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड. रॉ मटेरियल चाहिए ना हमें ग्रो करना है तो हमें खाना चाहिए. Since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. सभी जो food sources होते हैं, most of the food sources carbon based होते हैं. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional processes. Clear? अब हम लेते हैं next पैरा जिसमें respiration के बारे में दिया है. रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब रेस्पायर करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है तो दैट इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. आगे बुक से द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड. जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो अलग अलग हो सकते हैं. सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. हमारे कंट्रोल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं है. दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for various molecular movements needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow. ठीक है, तो जो source of energy है मतलब हमने जो खाना खाया वो क्या होना चाहिए? ब्रेक डाउन होना चाहिए. हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया, अगर हमारी बात करें तो हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं तो वो ब्रेक डाउन होगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर कंपाउंड्स. ठीक है, बिल्कुल सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होगा. वो कॉम्प्लेक्स जो फिर हमने फूड कंज्यूम किया है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होके हमें एनर्जी मिलेगी. ठीक है, यही बात कर रहे हैं. फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी. तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करना है उसके लिए हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए? फूड ब्रेक डाउन करना है तो कोई रिएक्शंस होने चाहिए. तो कौन से रिएक्शंस? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस. ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते रहते हैं. आपने पढ़ा हुआ रिडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री चैप्टर 1 में. फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. ऑक्सीजन यूज करते हैं. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड. हमने ऑक्सीजन बाहर जो ऑक्सीजन है एयर में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, उसमें से नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक्वायर किया and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration. तो क्या हुआ? respiration process of acquiring oxygen from outside the body. ऑक्सीजन हमने लिया और उसको यूज़ किया to break down food sources. जो हमने फूड कंज्यूम किया उसको ब्रेक डाउन करने में ऑक्सीजन भी चाहिए. ठीक है, तो वो यूज़ किया एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन. क्लियर? रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम लेते हैं आगे बड़ा ही अच्छा सा दिया डिफ्यूजन के बारे में. डिफ्यूजन पढ़ा है आपने? डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे क्या दिया है? इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड. हम फूड कैसे कंज्यूम करते हैं? माउथ से. अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा तो उसके पास कोई माउथ नहीं है. ठीक है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता. अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता. जब उसके पास कोई फूड पार्टिकल आता है तो क्या करता है? सूडोपोडिया डेवलप करता है
फॉल स्पीड डेवलप करता है, फूड को एनगल्फ कर लेता है. तो यहाँ क्या दिया है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of organism is in contact with the environment. तो अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है फूड लेने के लिए. एक्सचेंज ऑफ गैस और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी चाहिए, होना चाहिए. अगर आपने फूड कंज्यूम किया है तो कुछ वेस्ट भी बनेगा, तो वो वेस्ट रिमूव, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो वेस्ट रिमूव भी होना चाहिए बॉडी से और गैसेज एक्सचेंज भी होना चाहिए. तो ये सब कैसे होगा, क्योंकि उसका एंटायर वो जो सेल है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो एंटायर सेल इज इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाएगा, फूड अंदर ले लिया जाएगा और वेस्ट एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू दैट सिंगल सेल. एक ही सेल है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एनवायरनमेंट के, तो उसी से सब डिफ्यूजन के थ्रू सब कुछ हो जाएगा. डिफ्यूजन जब अंदर अमीबा, जैसे अमीबा का लेते हैं हम, अंदर वेस्ट ज़्यादा हो गया तो वेस्ट हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ चला जाएगा. ठीक है. अगर हमें पास में कोई फूड पार्टिकल आया तो क्या करेगा, सपोज इधर फूड पार्टिकल आया तो ये ऐसे सूडोपोडिया डेवलप करेगा, फिर ये सूडोपोडिया और डेवलप करेगा और ये फूड को फिर अंदर ले लेगा. ठीक है, स्टेप्स दिखा रही हूँ. और फूड वैक्यूल बन के वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है. फिर जब वेस्ट जो बना वो अंदर ज़्यादा हो गया तो हाई से लो की तरफ डिफ्यूजन के थ्रू चला जाएगा वेस्ट. ठीक है. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि डिफ्यूजन से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन से सब कुछ हो जाता है. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सब हो जाता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन के थ्रू. ठीक है. अब आगे है, बट व्हाट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस. जैसे हमारी बॉडी साइज इतनी ज़्यादा है कंपेयर टू अमीबा, तो क्या डिफ्यूजन से हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सकता है. आगे दिया है तुम्हारी बुक में, 3 साल लग जाएंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को हमारी लंग से बॉटम तक जाने में. 3 साल लग जाएंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को. सोचो, डिफ्यूजन इज सच अ स्लो प्रोसेस. ठीक है. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन से आराम से सारा काम हो जाएगा, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकता. What happens when the body size of organism increases and the body design becomes more complex? In multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding. Thus, diffusion, simple diffusion will not meet the requirements of the cell. समझ में आ गया. तो अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हमारे टोज तक जाना है लंग से, तो 3 साल लग जाएंगे. इतना स्लो प्रोसेस है. ठीक है. क्लियर. डिफ्यूजन के बारे में समझ में आ गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. आगे हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नेक्स्ट पैरा में दिया है. ट्रांसपोर्टेशन किस किस का होगा. ट्रांसपोर्टेशन जो हम खा रहे हैं उसका होगा, ब्लड का होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम ब्रीफ में देखते हैं. वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म. अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन जिनका होता है, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, वो अलग अलग, जैसे नर्व सेल्स पढ़ा है आपने, नर्वस टिश्यू पढ़ा है, मस्कुलर टिश्यू पढ़ा है, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं. ठीक है. वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज. फूड लेना, ऑक्सीजन लेना, तो ये सब भी इनके लिए भी कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होंगे. However, this poses a problem. Since the food and oxygen, समझेंगे ध्यान से, since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of organism. हमने फूड कंज्यूम किया माउथ से, हमने ऑक्सीजन इनहेल की नॉस्ट्रिल से, तो अब कहाँ, क्या यहीं रह जाएंगे? वो पूरी बॉडी में जाना है. पूरी बॉडी में जाने के लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए. तो इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है. ठीक है. समझ में आया. So since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of organism while all the parts of the body need them, this situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. Clear? तो ट्रांसपोर्टेशन की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमने फूड लिया, हमने नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, लेकिन वो सभी पूरी बॉडी में जाना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें चाहिए. क्लियर. अब हम करते हैं नेक्स्ट पैरा में एक्सक्रीशन के बारे में. When chemical reactions use the carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts. बायप्रोडक्ट्स बनेंगे. हमारी बॉडी में कुछ जो चाहिए वो हम ले लेंगे, जो हमें नहीं चाहिए, जो यूजलेस है, जो वेस्ट है, दैट हैज़ टू बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी. दे क्रिएट बायप्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स बट कुड इवन हार्मफुल. ठीक है. यूजलेस के साथ साथ हार्मफुल केमिकल्स भी, हार्मफुल बायप्रोडक्ट्स भी हम जनरेट करते हैं.
These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. तो ये जो harmful substances होंगे they have to be excreted out and that process of removing waste from the body is excretion. Again, if the basic rules of body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste from the cells to the excretory tissues. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रिशन करेंगे.